निकहत ने प्रेम भाई से उनके एक पुराने मित्र के घर का पता लिया था, जो मुंबई में काफी अरसे से रह रहे थे। यूं कहें कि प्रेम भाई ने खुद ही निकहत को उनका पता दिया था और कहा था, नया शहर होगा, मैं बलजीत को फोन कर दूंगा, तुम जब तक चाहो उसके वहां रह सकती हो। मियाँ बीबी दोनों बहुत ही नेक हैं, वो भी 2-3 लोगों से तुम्हें इंट्रोड्यूस करा देगा, काम मिलने में आसानी हो जाएगी। प्रेम भाई अपनी तरफ से निकहत की काफी मदद कर रहे थे। निकहत प्रेम भाई की एहसानमंद थी। इस मामले में उन्होंने सचमुच बड़े भाई की तरह उसकी मदद की थी। समय बीतता गया, निकहत को गए करीब करीब 3 साल होने को आए। इस बीच उसकी कोई खबर नहीं मिली। वो कहाँ है, किस हाल में है, कोई नहीं जानता था। प्रेम भाई ने बलजीत को फोन भी किया था। पता चला कि वो लोग उसके वहाँ बस 1 ही महीना रहे, फिर उनको अंधेरी की किसी चाल में जगह मिल गई और तीनों उधर ही शिफ्ट हो गए। कुछ दिन फोन करके निकहत हालचाल देती रही थी, फिर उसके फोन आने बंद हो गए। आजकल वो लोग कहाँ हैं, ये बलजीत को भी नहीं पता था। आजकल मार्केट में निकी खान के नए रैप एल्बम की धूम मची हुई थी। क्या जबरदस्त गाने थे, सुनते ही लोगों के पैर थिरकने लगते थे। आजकल पब्लिक को सिर्फ मसाला चाहिए। अंग्रेजी हिंदी मिले शब्दों की खिचड़ी पर अर्धनग्नता का मसाला छिड़क कर पेश कर दो और जमकर पब्लिक का पैसा और तारीफ लूटो। निकी खान का कोई एल्बम 300-400 रुपए से कम का नहीं बिक रहा था। चारों ओर उसके गानों और डांस की धूम मची हुई थी। मुंबई की कई बड़ी म्यूजिक कंपनियां उसके साथ काम करने के लिए लालायित थीं। एक एक स्टेज शो के वो लाखों रुपए लेती थी। उसका एक बड़ा म्यूजिक ग्रुप था, डांसर्स थे, चटकीले और उत्तेजक पाश्चात्य ड्रेस में वाद्य यंत्रों की धुन पर थिरकती निकी खान अपने डांस ग्रुप के साथ जब स्टेज पर उतरती थी तो दर्शक उसकी खनकदार आवाज, गीत के हृदय में उतरते बोल और डांस मूवमेंट्स को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। निक्की की सम्मोहित कर देने वाली आवाज उन्हें घंटों अपनी जगह पर बंधे रहने के लिए मजबूर कर देती थी। अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी ये ग्रुप कई परफॉर्मेंस दे चुका था। आज तो इस शहर की किस्मत खुल गई। मोनिका ने संजीव को दरवाजे से अंदर आते देखा तो खुशी से चहकते हुए बोली, वो कैसे? डार्लिंग, तुम्हें नहीं पता, शहर में हंगामा मचा हुआ है। आज होटल ताज में निकी खान का म्यूजिकल ग्रुप आने वाला है। शाम 7 बजे से उसका शो है, मोनिका ने खुश होते हुए बताया। अच्छा, हाँ, मुझे बड़ी मुश्किल से 2 पास मिले हैं। वो उसे कार्ड दिखाते हुए बोली, चलोगे ना? हाँ यार, निकी खान का प्रोग्राम तो देखने वाला होगा, सुना है बहुत अच्छी सिंगर है। संजीव ने भी चलने में दिलचस्पी दिखाई। शाम ढलते ही संजीव और मोनिका कार में सवार होटल ताज की तरफ उड़े जा रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि पहुंचने में देर हो जाए और उन्हें सामने की जगह न मिले। मोनिका इस वक्त अपने पसंदीदा पाश्चात्य वस्त्रों में थी। उसके कपड़ों से उठने वाले परफ्यूम की सुगंध पूरी कार में भरी हुई थी। संजीव को उसका ये पहनावा बहुत अखरता था। उसकी आधी से ज्यादा खुली हुई टांगे और पीठ, जिस पर दूसरों की निगाहें जोक की तरह चिपकी रहती थीं, उसे हमेशा बुरी लगती। मगर मोनिका को कुछ कहना खुद को बैकवर्ड साबित करना था, सो वो चुप ही रहता था। पार्किंग में कार लगाकर दोनों भीतर पहुंचे तो एक बड़े से स्टेज के सामने दूर तक बिछी ज्यादातर मेजें दर्शकों से भर चुकी थी। हालांकि कार्यक्रम शुरू होने में अभी पूरा 1 घंटा बाकी था, मगर हॉल लगभग भर चुका था। लोगों की उत्सुकता उनके चेहरों से स्पष्ट हो रही थी।
लोग बार बार अपनी घड़ियों की तरफ देख रहे थे। संजीव और मोनिका भी एक मेज घेर कर बैठ गए। नियत समय पर कार्यक्रम शुरू हुआ। निकी खान की तारीफों के पुल बांधते हुए विशिष्ट अतिथि महोदय ने भाषण खत्म किया और माइक मंच का संचालन करने वाले व्यक्ति को पकड़ा दिया। उसकी संक्षिप्त बात के साथ ही हॉल की सारी लाइट्स बुझ गई और फिर तेज म्यूजिक के बीच स्टेज पर रोशनी का एक गोला उभरा। चमचमाते हुए भड़कीले वस्त्रों में एक बहुत ही हसीन युवती ने स्टेज पर प्रकट होकर दर्शकों का अभिवादन किया। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये निकी खान भी, जो इस वक्त एक जलपरी की भांति प्रतीत हो रही थी। उसके कंधों और माथे को ढके चमकीले घुंघराले बाल, होठों पर सुर्ख लिपस्टिक, गले में पड़े हीरे के बहुमूल्य हार से निकलने वाली आभा उसके चेहरे को बेहद आकर्षक बना रही थी। झक गोरी रेशमी नंगी टांगे ऊंची हील की सुनहरी सैंडल में कयामत ढा रही थी। तालियों की गड़गड़ाहट थमते ही हॉल पुनः रोशनी से जगमगा उठा। स्टेज का पूरा दृश्य साफ नजर आने लगा। सभी वादक कलाकार अपने आधुनिक वाद्य यंत्रों के साथ अपनी जगहों पर उपस्थित थे। पहला गाना शुरू हो चुका था। तेज संगीत लहरी और उस पर साथी कलाकारों के साथ नृत्य करते हुए निकी खान की मधुर आवाज ने सबको अपने सम्मोहन में बांध लिया था। एक पल को तो संजीव को लगा कि जैसे वो निकी खान को जानता है, उससे पहले कहीं मिल चुका है। वो गौर से उसकी शक्ल पहचानने की कोशिश करने लगा। निकी खान के घुंघराले बालों ने उसका आधे से ज्यादा चेहरा ढक रखा था। नृत्य करते करते जब वो अपने बालों को पीछे की ओर झटका देती तो एक बिजली से कौन जाती थी। संजीव और मोनिका स्टेज से काफी दूरी पर बैठे हुए थे, अतः संजीव को बड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो लगातार उस चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसका ध्यान गाने की ओर से उचटकर निकी खान के चेहरे पर ही टिक गया था। निकी खान में उसे बार बार निकहत की झलक मिल रही थी, मगर कहाँ निकहत साधारण सी लड़की, हमेशा सलवार कुर्ते और दुपट्टे में रहने वाली, तेल लगे सीधे बालों की लंबी सी चोटी रखती थी, जिसके होठों पर संजीव ने कभी लिपस्टिक के निशान नहीं देखे थे। और कहाँ निकी खान, भरपूर मेकअप, चुस्त पोशाक और अद्भुत नृत्य शैली की देखने वाले का दिल निकल कर बाहर आ जाए। फिर भी संजीव के मस्तिष्क में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई थी। उसका मन कर रहा था कि आगे जाकर वो उसे एक बार करीब से देख ले, मगर मजबूर था। अचानक निकी खान माइक लिए गाती हुई स्टेज के नीचे उतर आई। दर्शकों के बीच नृत्य करते हुए गाना उसकी अपनी एक खास अदा थी। दर्शक उत्तेजनावश खड़े होकर उसके गाने की ताल पर तालियां बजा रहे थे। कई तो उसके साथ थिरकने को उतावले हो रहे थे, लेकिन संजीव, वो तो जैसे अपनी जगह पर जम गया था। निकी खान ज्यों-ज्यों उसके पास आ रही थी, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी जा रही थी। वो उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी, संदेह की कोई गुंजाइश न थी। वही चेहरा, वही बड़ी बड़ी आंखें, वो निकहत को पहचानने में धोखा नहीं खा सकता था। और तभी निकी ने लगभग उसकी मेज पर आधा झुकते हुए अपना गीत खत्म किया। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। निकी खान ने झुककर दर्शकों को धन्यवाद किया और संजीव पर एक उड़ती सी नजर डाल माइक लिए झूमती हुई स्टेज पर वापस लौट आई। निकहत को निकी के रूप में देखकर संजीव की दशा बड़ी अजीब सी हो रही थी। उसके लिए अब होटल ताज के इस हॉल में एक पल भी रुकना भारी हो रहा था।
उसका जी चाह रहा था कि यहाँ से भाग जाए। उसने निकहत की तेज नजरें अपने अंदर तक उतरते महसूस की थी। स्टेज पर दूसरा गाना शुरू हो चुका था। संजीव उठ खड़ा हुआ। मोनिका उसे रोक पाती इससे पहले ही वो तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गया। पार्किंग से कार निकालकर वो सीधा घर आ गया। उसका मन अजीब सा हो रहा था, जैसे उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। विस्की का एक ग्लास पैक लेने के बाद ही उसे कुछ राहत मिली। वो चुपचाप सोफे पर पड़ गया। उसे बार बार निकहत का ख्याल आ रहा था। वो 100% निकहत थी। इतना ज्यादा परिवर्तन सचमुच हैरत की बात थी। निकहत इतनी खूबसूरत भी हो सकती है, इसकी तो वो कभी कल्पना ही नहीं कर सकता था। न जाने कब तक वो अपने विचारों में गुम रहा। रात काफी बीत चुकी थी कि अचानक दरवाजा खुलने की आवाज ने उसे चौंका दिया। मोनिका बड़बड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई। What a stupid fellow you are! संजीव को सामने देखकर वो गुस्से से बोली, मुझे वहाँ छोड़कर तुम कार लेकर चले आए। तुमको फोन कर करके थक गई, मगर फोन भी नहीं उठाया। अरे कहीं तो मेरी इज्जत रख लिया करो। जानते हो मुझे दूसरों से लिफ्ट मांगनी पड़ी। आई एम वेरी सॉरी डार्लिंग। वो अचानक मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, सिर घूम रहा था, सो मैं वापस चला आया। प्रोग्राम कैसा रहा? मोनिका उसकी तबीयत का सुनकर कुछ शांत हो गई। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, मगर तुम मुझे बता तो देते। ऐसे कैसे मुझे छोड़ के चले आए? मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। बेकार में तुम्हारा मूड खराब होता। ओके ओके, मुझे बड़ी जोर की नींद आ रही है। कहते हुए वो उंगलियों में पर्स घुमाती बेडरूम की ओर बढ़ गई। संजीव पुनः सोफे पर पसर गया। आज तो जैसे नींद उसकी आंखों से कोसों दूर भाग गई थी। दूसरे दिन संजीव पिछले 1.5 घंटे से होटल ताज के बाररूम में बैठा था। बियर की 2 बोतलें वो खाली कर चुका था। न जाने उसके मन की कौन सी भावना उसे यहाँ तक खींच लाई थी। शायद एक नज़र निकहत को फिर से देख लेने की चाहत थी। उसकी खूबसूरती उसकी आंखों में गड़ गई थी। आज सुबह के अखबार में उसने बीती रात के प्रोग्राम की तारीफ पढ़ी थी। निकहत के कई फोटो पेज 3 पर थे। अखबार से ही संजीव को पता चला था कि निकहत का यहाँ 2-3 दिन का प्रोग्राम है। लंच के तुरंत बाद ही वो होटल ताज फिर पहुँच गया। उसकी नजरें लगातार बाररूम के काले शीशे के पार हॉल में टिकी हुई थी। निकहत के कुछ साथी कलाकार वहां मौजूद थे। एक गिटारिस्ट अपने गिटार पर धुन बजाता हुआ कुछ गाने में मशगूल था, मगर निकहत उसे कहीं भी नजर नहीं आई। समय काफी गुजर चुका था। वो उठकर काउंटर की ओर बढ़ गया। पेमेंट करके वो हॉल के अंदर जाने के लिए मुड़ा ही था कि एक मध्यम और मधुर आवाज ने उसे चौंका दिया। हेलो संजीव। वो तेजी से पलटा तो निकहत उसके सामने मौजूद थी। लाल और गोल्डन कलर की पाश्चात्य ड्रेस में वो बिल्कुल दहकता हुआ शोला नजर आ रही थी। उसके सुंदर मुखड़े पर अनोखा तेज था। सुंदर घुघराले बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। उसे इस तरह अपने करीब देखकर एक पल को तो संजीव हड़बड़ा गया। समझ में ना आया कि क्या कहे। कैसे हो संजीव? निकहत तुम? अरे तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे पहचानते ही नहीं। अरे बाबा, मैं निकहत ही हूँ, वही निकहत जिसने कभी तुमसे बेपनाह मोहब्बत की थी। वो मीठी हंसी हंसते हुए धीरे से बोली थी। कैसी हो निकहत? मैं तो अच्छी हूँ, तुम अपनी सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ, आओ बाहर लॉन में बैठते हैं। निकहत ने बड़े प्यार से उसका हाथ थाम लिया। संजीव हैरान था निकहत के व्यवहार से। उसे देखकर तो लगता था जैसे उसे पुरानी कोई भी बात याद नहीं थी। वो दुत्कार, वो अपनापन, वो बेवफाई, शायद वो सब कुछ भूल चुकी थी। संजीव उसके साथ
खिंचता हुआ लॉन में आ गया। निकहत, कितना बदल गई हो तुम। हाँ संजीव, जिंदगी के उतार चढ़ाव इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। वो उदास सी हो गई। तुम भी तो अचानक कितना बदल गए थे, वो उसकी आंखों में देखने लगी। निकहत, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया था। निकहत, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं संजीव नहीं, प्लीज। उसने उसका हाथ थाम लिया। ऐसा मत सोचो, एक तुम ही तो हो जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। अगर उस रोज तुमने मुझे दुत्कारा ना होता तो क्या तुम्हारी निकहत आज दौलत और शोहरत की इन बुलंदियों को छू सकती थी? कभी नहीं। उसने प्यार से उसका हाथ अपनी आंखों से लगा लिया। मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ संजीव, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा, उसने धीरे से कहकर चेहरा झुका लिया। संजीव को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसने सुना है वो सच है। निकहत, वो उसके प्रेमाकर्षण में बंध गया। क्या सचमुच तुम? हाँ संजीव, तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं आ सकता। मेरे दिल में आज भी तुम्हारी ही धड़कनें बसी हुई हैं संजीव। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ निकहत, तुम नहीं जानती उस वक्त मैं कितना मजबूर था। तुम्हें खोकर मैं एक दिन भी सुकून से नहीं जी सका हूँ निकहत। निकहत, क्या हमारी जिंदगी के वो हसीन लम्हे फिर से वापस नहीं आ सकते? नहीं संजीव, अब कुछ नहीं हो सकता। उसके चेहरे पर उदासी के बादल घिराए। मैं कल वापस मुंबई जा रही हूँ। निकहत, क्या तुम कुछ दिन और नहीं रुक सकती? नहीं संजीव, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तुम नहीं जानते, आज मेरे नाम पर लोगों का करोड़ों रुपया लगा हुआ है। यहाँ रुककर मैं उनका नुकसान नहीं कर सकती। मेरा हर दिन कीमती है। निकहत, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। निकहत प्लीज, संजीव गिड़गिड़ाने लगा। संजीव, मैं मजबूर हूँ। हाँ, अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए मेरे साथ मुंबई चल सकते हो। बोलो, चलोगे ना? हाँ निकहत, मैं तैयार हूँ। उसने शीघ्रता से उसके साथ मुंबई चलने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो ठीक है, कल सुबह 11 बजे एयरपोर्ट पर आ जाना। अभी मैं चलती हूँ, शो का टाइम हो रहा है। निकहत के साथ मुंबई चलने का ऑफर पाकर संजीव बेहद खुश था। नई निकहत की चमक दमक और प्रेमाकर्षक ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया था। दूसरे दिन मोनिका को बिजनेस संबंधी जरूरी काम बताकर वो नियत समय पर सामान सहित एयरपोर्ट पर मौजूद था। मोनिका को तो वैसे भी पति से ज़्यादा फिक्र अपने दोस्तों और पार्टियों की हुआ करती थी, सो उसकी सेहत पर कोई फर्क न पड़ा। संजीव निकहत के साथ मुंबई आ गया। निकहत का शानदार बंगला, कीमती फर्नीचर, नए मॉडल की कारें, नौकर चाकर, जेवर, कपड़े, बैंक बैलेंस देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर निकहत के बंगले पर सलाम बजाने आते थे, घंटों उसके इंतजार में बैठे रहते थे। रुपयों की गड्डियां और चेक उसके सेक्रेटरी को थमाकर जाते थे। इतनी अमीरी और शानो शौकत की तो संजीव ने कल्पना भी नहीं की थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय निकहत के करीब रहने की कोशिश करता था। निकहत भी विभिन्न पार्टियों में उसके साथ बेतकल्लुफी से आती जाती थी। उसकी और संजीव की इस कदर नज़दीकियाँ कुछ लोगों के दिलों में जलन पैदा कर रही थी, तो कुछ अपनी किस्मत को कोस रहे थे। प्रोग्राम, पार्टियों इत्यादि में डांस फ्लोर पर उसका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ संजीव ही हुआ करता था। दूसरों के निमंत्रण को वो शालीनता से ठुकरा देती थी। प्रेस वालों के लिए तो ये बहुत ज़ोरदार खबर थी। उन्हें तो वैसे भी मशहूर लोगों के प्राइवेट मामलों में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। निकहत और संजीव की नज़दीकियों की
चटखारेदार खबरों से जहां फिल्मी पत्रिकाओं की बिक्री बढ़ रही थी, वहीं टीवी चैनल वालों की टीआरपी भी। पत्र पत्रिकाओं में दोनों के रोमांस के चर्चे जोरों शोर से नमक मिर्च लगाकर छपने लगे थे। मशहूर पॉप सिंगर निकी खान का दिल आया भी तो शादीशुदा बिजनेसमैन संजीव पर बात चारों तरफ फैल चुकी थी। संजीव को मुंबई आए काफी वक्त गुजर गया था। वो निकाह से अब जुदा नहीं होना चाहता था, बल्कि जल्द से जल्द उससे शादी कर लेने की फिराक में था। निकाह की खूबसूरती और उसकी दौलत को पा लेने की लालसा मन में लिए वो कई बार उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख चुका था, मगर निकहत हर बार हंसकर टाल जाती थी। आज भी चाय पीते वक्त चल रही बातों का रुख वो इसी ओर मोड़ता हुआ बोला, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए निकहत। किस मामले में? निकहत ने अनजान बनते हुए उससे पूछा। शादी के मामले में निकहत। देखो संजीव, मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती। तुम पहले ही शादीशुदा हो और हिंदू लॉ के अनुसार अपनी पत्नी के रहते तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। फिर मेरा करियर काफ़ी ऊंचाई पर है। दुनिया मुझे जानती है, मुझे चाहती है। मैं किसी कानूनी पछड़े में पड़कर अपना करियर बर्बाद नहीं करना चाहती। उसने साफ शब्दों में दिल की बात कह दी। संजीव, मैं कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करूंगी। अगर मैं मोनिका से तलाक ले लूं, तब तो तुम राजी हो ना? हाँ, तब कोई अड़चन नहीं है। मैं खुद तुम्हारे बिना नहीं जी सकती संजीव। उसने करीब आकर प्यार से उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। आई लव यू संजीव। संजीव ने उसे कसकर बाहों में भर लिया। मैं कल ही वापस जाकर वकील से मिलता हूँ। अब ये दूरी और बर्दाश्त नहीं होती है निकहत। संजीव, तुम कितने अच्छे हो। निकहत उससे बुरी तरह लिपट गई। संजीव निकहत से शादी के सपने अपनी आंखों में संजोए अपने शहर लौट आया था। वो जल्द से जल्द अपने वकील से मिलकर मोनिका से तलाक के बारे में डिस्कस करना चाहता था। अपने शहर पहुंचकर जब संजीव मोनिका के बाप की दी हुई कोठी की जगह अपने पुराने बंगले में अपनी माँ रजनी देवी के पास पहुंचा, तो उसको जो नई बात पता चली उसने उसकी सारी परेशानी बैठे बिठाए ही हल कर दी। दरअसल टीवी चैनलों और अखबारों के जरिए उसके और निकी खान के रोमांस के चर्चे पहले ही मोनिका और उसके पिता सेठ राजनारायण तक पहुंच चुके थे। सेठ राजनारायण ने इस बात को लेकर संजीव के माँ बाप को काफी खरी खोटी सुनाई थी और उनसे सारे संबंध खत्म कर लिए थे। मोनिका का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। वो तो अब संजीव की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। यहाँ तक कि उसने खुद अपने वकील से मिलकर तलाक के कागजात तैयार करवाकर उसके घर भिजवा दिए थे, जिन पर सिर्फ संजीव को हस्ताक्षर करने थे। सेठ राजनारायण ने संजीव को अपने तमाम कारोबार और कोठी से बेदखल कर दिया था। ये सारी बातें संजीव की माँ रजनी देवी संजीव को फोन पर बताना चाहती थी, मगर संजीव ने तो मुंबई जाते ही अपना फोन नंबर ही बदल दिया था। अखबारों के जरिए रजनी देवी को पता चला था कि वो निकी खान के साथ रह रहा है, तो उन्होंने निकी खान के बंगले पर भी कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने उनकी बात संजीव से नहीं करवाई। रजनी देवी बदहवास सी अपने बेटे को ये तमाम बातें सुना रही थी, मगर संजीव मोनिका के भेजे तलाक के पेपर्स में ही घुसा हुआ था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सफलता इस तरह यहाँ खुद बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रही थी। सेठ राजनारायण और मोनिका ने तो उसकी सारी परेशानियां हल कर दी थी। वो बेहद खुश था। अब उसका रास्ता पूरी तरह साफ था। निकाह से शादी करने में अब कोई अड़चन ही शेष न थी। संजीव अपने तलाक की डिग्री लेकर मुंबई वापस लौटा तो उसके हर्ष की कोई सीमा न थी।
प्रसन्नता के अतिरेक में उसने निकहत को अपनी बाहों में उठा लिया। निकहत, वो खुशी से झूमता हुआ बोला, ये देखो। उसने अटैची में से तलाक की डिग्री निकालकर उसके सामने रख दी। अब हमारी राह में कोई रुकावट नहीं है निकहत। अब हम एक हो सकते हैं। जो तुम चाहती थी वही हुआ निकहत। वो मारी खुशी के बदहवास हुआ जा रहा था। हाँ संजीव, जो मैं चाहती थी वही हुआ। निकहत के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। निकहत, अब हम जल्द ही शादी कर लेंगे। निकहत कुछ न बोली, वो बस एक टक उसका चेहरा देखती रही। संजीव के चेहरे में उसे एक लालची भेड़िया नजर आ रहा था, जो लालच का लाल शुआती अपनी लाल लाल जीभ लपलपाता हुआ उसे खा जाना चाहता था। निकहत के मुंह में एक कड़वाहट सी भर गई। तुम चुप क्यों हो निकहत? वो उसे खामोश देखकर हैरानी से बोला, क्या तुम खुश नहीं हो? आज से ज्यादा खुशी तो मुझे कभी हासिल ही नहीं हुई संजीव। निकहत की वाणी में व्यंग अस्पष्ट था, मगर संजीव इस व्यंग को समझ नहीं पाया। वो तो खुशी के अथाह समंदर में गोते लगा रहा था। जी तो चाहता है मैं आज ही तुमसे शादी कर लूं निकहत। वो खुशी के अतिरेक में निकहत को अपनी बाहों में भर लेने को उतावला हो उठा, लेकिन निकहत उसकी बात सुनकर 4 कदम पीछे हट गई। शादी? कैसी बात कर रहे हो संजीव? शादी ब्याह तो बराबर वालों में होता है। उसके शब्दों में कठोरता आ गई। निकहत, संजीव ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हाँ संजीव, तुम्ही ने तो कहा था कि इस मामले में परिवार, बिरादरी और स्टेटस हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। फिर तुम ही बताओ, हमारी शादी भला कैसे हो सकती है? आखिर हमारे मुकाबले में तुम्हारा क्या स्टेटस है? निकहत का एक एक शब्द संजीव पर बम की भांति गिरा। वो समझ नहीं पा रहा था कि निकहत को आखिर हुआ क्या है। निकहत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो गिड़गिड़ाया। प्यार? ये शब्द तुम्हारी जुबान से अच्छा नहीं लगता संजीव। तुम और तुम्हारा प्यार तो मेरे लिए उसी दिन मर गया था जब तुमने मेरे प्यार की कीमत दौलत से चुकानी चाहिए थी, वो भी उधार की दौलत से। और आज तो मैंने तुम्हारी लाश पर सिर्फ अपने इंतकाम का कफन डाला है। संजीव, आज जाकर मेरे दिल की धधकती हुई ज्वाला शांत हुई है। निकहत के चेहरे से संजीव के लिए गहरी नफरत टपक रही थी। संजीव का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा नागिन, वो फुफकारता हुआ उसकी ओर झपटा। खबरदार, तुम खुद यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। अपने पीछे देखो। वो पीछे की ओर पलटा तो 2 हथियारबंद गार्डों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। कमीनी, उसके मुंह से निकहत के लिए गालियों की बौछार निकलने लगी। वो गार्ड की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता हुआ चीखा, आखिर तूने अपना तिर्य चरित्र दिखा ही दिया। तिर्य चरित्र का ये खेल मैंने तुमसे ही सीखा है संजीव। याद रखो, औरत अगर बदला लेने पर आ जाए तो इस दुनिया की तो क्या, खुद की ताकत भी उसे रोक नहीं सकती है। मुझे खुशी है कि आज मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन से अपना इंतकाम ले लिया। गार्ड, इसके हाथ पैर बांध दो। उसने अपने सुरक्षा गार्डों को आज्ञा दी और खुद फोन पर कोई नंबर डायल करने लगी। अगली सुबह मीडिया चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज और समाचार पत्रों की मुख्य खबर थी, मशहूर पॉप सिंगर निकी खान को कत्ल करने की कोशिश में संजीव गोयल हथियार सहित गिरफ्तार। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।